नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में दो चीजें हमेशा एक क्लिष्ट विषय रही है। संतान कितनी होंगी, एक तो ये, दूसरा लड़का और लड़की यानी जेंडर, ये दो हमेशा एक क्लिष्ट विषय रहे हैं। चीज़ों को आसान करने का पूरा प्रयास किया हूँ और प्रयास ही नहीं किया हूँ बल्कि आसान हो भी गया है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि संतान की संख्या कैसे निर्धारित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। एक्यूरेसी भी इसकी बहुत अधिक है। देखिए, संतान संख्या निर्धारित करने के कई विधियां हैं। जब ज्योतिष में कहीं भी कुछ क्लिष्ट चीज आती है जो ज़्यादा टिपिकल होती है, तब वहाँ पर हम एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें कंक्लूजन मिल पाता है। तो आज मैं आपको एक विधि यहाँ पे बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाली है कि कितनी संख्या में संतान किसी जातक को प्राप्त हो सकती हैं। उसमें फिर बाद में दूसरे कार्यक्रमों में मैं यह भी बताऊंगा कि पुत्र संतान होगा कि स्त्री संतान, कन्या संतान होगी। देखिए, यह विधि बहुत ही सरल है, कोई भी गुणा गणित नहीं है, सिर्फ गिनना है आपको। इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ नवमांश कुंडली की आवश्यकता होगी। कुछ उदाहरण दे करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखते कैसे हैं। लगन कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं और पंचम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा होगा उस राशि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यानी दो राशियां हमें लेनी है, लग्न कुंडली का पंचम भाव और लग्न कुंडली के पंचम भाव का स्वामी नवमांश में जिस राशि में बैठा है वह राशि लग्न कुंडली में कहाँ पर है। इन्हीं दोनों के संयोग से आप यह निकाल पाएंगे कि कौन सा कितनी संख्या में संतान होने वाली है। याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं एक विधि प्रयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम प्रस्तर अष्टक वर्ग में जा करके बृहस्पति का भिन्नाष्टक देख लेते हैं, बृहस्पति के भिन्नाष्टक में बृहस्पति से पांचवें भाव में पड़ी हुई बिंदुओं को अगर हम देख लें तो वहाँ से हमें और अधिक सटीकता मिल जाती है। यहाँ पर हम बृहस्पति के भिन्नाष्टक पर तो नहीं जाएंगे, उसके बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, अन्यथा विषय ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगा। लेकिन एक विषय जो सबसे आसान है उसके बारे में मैं आपको आज यहाँ पर सिखाने चल रहा हूँ। जैसा कि आपको मैं पहले बताया, आपके पास लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली होनी चाहिए। किसी की भी कुंडली से ही जुड़ा विषय है। अब इसमें आपको पता है कि ये जो कुंडली का पंचम भाव होता है ये संतान का भाव होता है और ये भी आपको पता है कि जो हमारी D9 होती है, नवमांश कुंडली होती है, ये वास्तव में लग्न कुंडली का बल होता है। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। 3 उदाहरण मैं लिया हूं। ये लग्न कुंडली है, ये इसकी नवमांश कुंडली, इधर एक लग्न कुंडली, इसकी नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली और इसकी नवमांश कुंडली यहाँ पर मैंने दे दिया है। करना क्या है, पहले सूत्र सुन लीजिए। लग्न कुंडली के पंचम भाव को देखना है और पंचम भाव का कौन सा ग्रह स्वामी है उसे जान लीजिए। यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी है, 5 नंबर। तो यहाँ पर लग्न कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। यह सूर्य नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठा है यह देखना है। तो सूर्य हुआ पंचमेश, नवमांश में बैठा हुआ है 12 नंबर की गिनती में, यानी मीन राशि में। अब आपको यह मीन राशि जो है लगन कुंडली में कहाँ है इसको देख लेना है। तो ये यहाँ पर है मीन राशि और लगन कुंडली के पंचम भाव को ऐसे सर्किल कर लीजिए। यानी अब करना क्या है, लग्न कुंडली के पंचम भाव से उस भाव तक के मध्य में आपके संतान की संख्या का रहस्य छिपा हुआ है, जहां पर पंचमेश नवमांश कुंडली की जिस राशि में बैठा है उस राशि तक। ये पंचम भाव हुआ, यहाँ पर भी पंचम भाव लेंगे, लग्न कुंडली का ही लेना है, यहाँ भी पंचम भाव ही लेंगे।
फिर पंचम भाव से कहां तक आगे जाना है यह बता देता है पंचमेश नवमांश कुंडली में जिस राशि में हो। अब यहाँ पे मैं पहले काउंट करता हूं, फिर अभी यहाँ पर समझाऊंगा। पंचम भाव मैंने ले लिया, पंचमेश मीन राशि में बैठा था नवमांश कुंडली में, तो लगन कुंडली में मीन राशि जहां पर है उसको ले लिया। अब यहाँ पर एक विशेष बात जानिए, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाव हैं, इन भावों में जहां कहीं भी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा वहां संतान आपको मिलेगी। जैसे ये पांचवा भाव है, यहाँ पर केतु बैठा है, केतु तो संतान काटता है, देता नहीं है। पंचम भाव में क्रूर ग्रह है, तो इस भाव ने आपको कोई संतान नहीं दिया। छठे भाव को देख लीजिए, छठे भाव में क्या कोई शुभ ग्रह है? नहीं है। शुभ ग्रह की दृष्टि है? नहीं है। तो इस भाव ने भी कोई संतान नहीं दिया। यहां पर आ जाइए, यहां पर शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ है, लेकिन क्रूर ग्रह शनि की दृष्टि भी है, ऊपर से एक शुभ ग्रह बुध की भी दृष्टि है, यानी इस भाव पर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया है। एक तो गुरु बैठा है, दूसरा बुध देख रहा है, इसलिए क्रूर ग्रह शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा। एनालिसिस का तरीका सीखिएगा। शुभ ग्रह का अगर प्रभाव बढ़ा तो वह भाव आपको संतान देगा। यहाँ पर अगर सिर्फ शनि होता, बुध की दृष्टि ना होती, एक ही इन्फ्लुएंस शुभ ग्रह का रहता और एक क्रूर ग्रह का, तो कट जाता। चूंकि गुरु बैठा है और बुध ने देख लिया, तो इस भाव ने एक संतान प्रदान कर दिया, क्योंकि इस भाव पे दो शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस बना हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर चंद्रमा बैठा है और शुभ ग्रह है। याद रखिएगा, ये विषय आसान तो है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक ना एकदम कारगर है, लेकिन आपको ग्रहों का बल देखना आना चाहिए। चंद्रमा शुभ ग्रह है लेकिन नीच का है, तो नीच का ग्रह जब होगा या ग्रह नीच राशि को देखेगा, भले ही वह शुभ होगा तो वह संतान नहीं देगा। तो यहाँ पे संतान खंडित हो गया, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह तो है लेकिन यह नीच का है। अब अगले भाव पे चलिए, इस भाव पे आ जाइए। क्या यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा है? नहीं। क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? हाँ है। किसकी दृष्टि है? शुक्र की 7वीं दृष्टि है। क्या साथ में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है जो इसको ज्यादा पीड़ित करे? नहीं। मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, लेकिन शुक्र की दृष्टि भी है। याद रखिएगा, जहाँ पे आप ग्रह को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर शुभ ग्रह है, गुरु है, बुध की भी शुभ दृष्टि पड़ी, तो भाव के स्वामी को भी देख लेना है, कहीं वह पीड़ित तो नहीं है। नहीं है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि आ गई शुभ ग्रह की, इसलिए इस भाव ने भी संतान दे दिया। मंगल की 8वीं दृष्टि है, लेकिन मंगल शुक्र की ही राशि में है, इसलिए यहाँ पर मंगल का डैमेज नहीं होगा। विशेष रूप से शनि, राहु, केतु जिस भाव को देखेंगे, उस भाव को अगर कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है तो वह भाव संतान नहीं देता। तो यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, इसलिए इस भाव ने भी संतान को बना दिया। गुरु की दृष्टि जा रही है एकादश भाव पर, तो इसलिए गुरु ने भी एक संतान यहाँ पर बना दिया। गुरु के लिए एक विशेष बात याद रखिएगा, इस नियम में गुरु जहाँ बैठता है, गुरु जहाँ देखता है, भले ही वहां पर कोई एक क्रूर ग्रह होगा तो भी बृहस्पति काम कर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत प्रबल होती है। जिसको देख देगा उस क्रूर ग्रह को भी शुभ बना देगा। तो यहाँ पर एक संतान, दो संतान और 3 संतान का योग बना। पंचम से नहीं मिला क्योंकि पंचम में सिर्फ क्रूर था। छठे से नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह है ही नहीं। यहाँ पर नीच का ग्रह था तो इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि, यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि, और सप्तम पे शुभ ग्रह की दृष्टि के साथ साथ शुभ ग्रह बैठा हुआ है, इसलिए इस जातक को 3 संतान का योग है और यहाँ पर 3 संतान इनको हुई भी थी। अब यहाँ पर हमेशा एनालिसिस में जो शुभ ग्रह का होना और शुभ ग्रह की दृष्टि को बता रहे हैं, उस दृष्टि में कितना बल है। मान लीजिए अगर यही चंद्रमा की दृष्टि देखना हो और चंद्रमा अस्त हो तो चंद्रमा की दृष्टि का बल हम नहीं लेंगे। बुध अस्त हो तो बुध की दृष्टि का बल नहीं लेंगे, बुध के बैठने का बल नहीं लेंगे। दूसरी कुंडली पर आइए, फिर से मैं बताता हूँ। लग्न कुंडली के पंचम भाव को देखना है। ठीक है, सर्किल कर लिया।
पंचम भाव का स्वामी कौन है, 10 नंबर लिखा है तो स्वामी शनि हुआ। यह शनि नवमांश कुंडली में किस राशि में है वह राशि ढूंढिए। शनि पंचमेश हुआ, नवमांश में सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो सिंह राशि अब लगन कुंडली में जहां होगा उस भाव को ले लेंगे। यहां से लेकर के इसी के बीच में इनकी संतान संख्या छिपी हुई है। बहुत से बार कुछ संतान नष्ट हो जाते हैं तो उसमें भी यही कारण बनता है जहां जिस भाव पर अत्यधिक क्रूर प्रभाव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पंचम भाव को ही ले लीजिए। क्या पंचम भाव कोई संतान दे रहा है? पहले हम इंडिकेशन बनाते हुए चलेंगे, लास्ट में इस बार काउंट करेंगे। तो पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही है तो इसको मैंने मार्क कर लिया, अभी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि आ गई, बुध की भी एक दृष्टि आई, सूर्य भी की भी दृष्टि आ गई क्रूर ग्रह की। चलिए ठीक है, अब दूसरे इस पे आ जाइए, छठे भाव पर क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? नहीं है। राहु बैठा है, ऊपर से एक क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि है तो यह भाव खारिज हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं। अभी मैं जब छटनी करूंगा तो अलग से सिखाऊंगा, इस कुंडली पे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सप्तम भाव को ले लीजिए, क्या यह संतान दे रहा है? यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि बनी हुई है तो इसमें संभावना है, इसलिए हमने इसको यस कर लिया। अब आ जाइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि बैठा है और किस राशि में है? मेष राशि में, नीच राशि में है। जिस भाव में नीच का ग्रह होगा वह भाव नहीं देगा संतान, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। नवम भाव पर आ जाइए। नवम भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर शुक्र बैठा है। शुक्र बैठे हैं, अपनी राशि के हैं और इसके साथ साथ चंद्रमा की उच्च दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर हमें 3 ग्रहों की दृष्टि मिल जा रही है। तीन ग्रह यहाँ पर शुभ रूप से देख रहे हैं और एक क्रूर ग्रह देख रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, इस भाव पर कितनी शुभ दृष्टियां हैं? 3। और कितनी क्रूर दृष्टियां पड़ रही हैं? मंगल की 1। तो शुभ में से क्रूर को मैंने घटा दिया। 3 दृष्टि शुभ है, 1 क्रूर है तो 2 मिल गया। इस भाव से 2 संतान का जो है मिल गया संकेत, इसको भी हम ले ले रहे हैं। आगे चलिए, दसम भाव को देखिए। क्या दसम भाव में शुभ ग्रह है? नहीं है। दसम भाव को शुभ ग्रह देख रहा है? नहीं देख रहा, यानी इसमें संतान नहीं है। एकादश भाव में आ जाइए। एकादश भाव में बुध बैठा हुआ है। बुध शुभ ग्रह है लेकिन साथ में क्रूर ग्रह सूर्य भी है और इस भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वह नीच का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए इस भाव से संभावना तो है चूंकि शुभ ग्रह है, लेकिन बहुत क्षीण संभावना है, बहुत हल्की संभावना बन रही है, तो हम इसको जो है खारिज कर दे रहे हैं। अब आ जाइए योग करते हैं। इनको 4 संतानें थीं तो हमको यहाँ से नवम भाव से 2 संतानें मिल गई, 2 हो गया। एक सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि थी, यहाँ से 3 हो गया और एक पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि होने के नाते क्या हो गया? 4 हो गया। अब इस नियम का अपवाद समझाता हूँ। जैसे गुरु जहाँ बैठेगा, जहाँ दृष्टि डालेगा, गुरु भले ही नीच का ही क्यों ना होगा, गुरु नीच की दृष्टि ही क्यों ना डालेगा तो भी वह देगा, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। गुरु संतान का कारक है और सभी शुभ ग्रहों में सबसे बलवान है दृष्टि के मामले में। तो एक संतान, अभी यहीं पर चंद्रमा की नीच की दृष्टि होती तो मैं काउंट ना करता। जो रिसर्च में, जो अनुभव में बातें आई हैं वह बताया जा रहा है। यह एक रिसर्च का विषय है। नित्य प्रतिदिन आप स्वाध्ययन करते हैं तो नई नई चीजें आपको मिलती हैं। वही नई चीज मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। रिसर्च का विषय है। जो ज्योतिष के स्टूडेंट है, जिनकी रुचि है, उनको कुछ उनके दिमाग को खुराक मिले रिसर्च के लिए। अभी जब इसको हम बृहस्पति के भिन्नाष्टक से मिलाते हैं तो और एक्यूरेसी आ जाती है। अब आ जाते हैं तीसरी कुंडली पर। तीसरी कुंडली में पंचम भाव में 12 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? गुरु हुआ। गुरु कहाँ बैठा है? नवमांश में, मिथुन राशि में। तो लग्न कुंडली की मिथुन राशि ले लीजिए। पंचम भाव से मिथुन राशि के बीच में इनके संतान की संख्या का योग बनेगा।
तो चलिए देख लेते हैं। पंचम भाव पर क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? नहीं है। छठे भाव पर क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? नहीं है। बृहस्पति देखता तो पांचवी दृष्टि से देखता, बुध और चंद्रमा सातवीं दृष्टि डालेंगे, शुक्र भी सातवीं डालेगा, तो यहाँ पर नहीं है। क्या सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? हाँ है। किसकी? बृहस्पति की पांचवी दृष्टि यहाँ पर है। अभी मैं आपको यही बोल दिया था कि बृहस्पति की नीच की दृष्टि होगी, चाहे बृहस्पति नीच का होगा काम करेगा, दोनों यहीं पर सिद्ध हो गया। यहाँ पर गुरु की नीच की दृष्टि थी, गुरु यहाँ खुद नीच का है लेकिन तो भी काम करेगा बृहस्पति के मामले में। तो बृहस्पति यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल के एक संतान का योग बना दिया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बुध की राशि है। यहाँ पर यह भी जरूरी है देखना कि जो आपको संतान वाला भाव दिख रहा है सक्षम, उसका स्वामी कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, इस भाव का स्वामी शुक्र स्वयं गुरु की राशि में बैठा है जो कि पुत्र कारक है, और यहाँ का जो स्वामी बुध है वह स्वयं पुत्र कारक गुरु के साथ बैठा है जो कि एक पॉजिटिवनेस जोड़ दिया। साथ ही साथ शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि, शुक्र की भी दृष्टि आ गई, सूर्य मंगल की भी दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर सूर्य मंगल संतान का नाश नहीं कर रहे हैं क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी है और इस भाव का जो स्वामी है बुध वह गुरु के साथ शुभ ग्रह के साथ में है और यह शुभ कर्तरी योग में भी है, चंद्रमा और गुरु के बीच में भी है, तो इसने भी एक संतान प्रदान किया है। इन जनरली क्या होता कि शुक्र की दृष्टि थी और दो क्रूर ग्रह था तो कट जाता योग, एक ही संतान आपको यहाँ पे दिखाई देता। तो यह भी सही सिस्टम है, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं साबित करना है। यहाँ पे क्या है कि एक संतान यहाँ से बनता, दूसरा भी बन रहा है शुक्र की दृष्टि से, लेकिन दो क्रूर ग्रह भी देख रहे हैं तो खराब भी कर रहे हैं, कट भी जा रहा योग। अब ऐसे हर कुंडली में आपको ये एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, ये आपको मिल जाएगा 80% के ऊपर की एक्यूरेसी। अब इसके अलावा और एक्यूरेट जाने के लिए हमें बृहस्पति के भिन्नाष्टक वर्ग से भी मिलाना चाहिए। ऐसे लगभग कुंडलियों को जब आप मिलाएंगे तो चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको जजमेंट करना आना चाहिए कि जो शुभ ग्रह बैठा है या जिस शुभ ग्रह की दृष्टि है उसमें कितना क्रूर ग्रह का प्रभाव मिला है, उसे काटना होगा। विशेष रूप से राहु, केतु और शनि की दृष्टि का असर काटना होगा, या लगातार जो है जैसे शनि मंगल की युति हो गई, मंगल राहु की हो गई, मंगल केतु, सूर्य केतु, यानी जो दो विरोधी क्रूर ग्रह हैं अगर वे एक साथ किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं तो भी वहां पर उस भाव से संतान का काउंटिंग हम नहीं करते हैं। अब आगे किसी ऐसे और कुंडलियां आप लीजिए, मिलाइए, आगे किसी कार्यक्रम में भिन्नाष्टक वाला सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा।